ओम। बागी दयानंद 10वां भाग। विदेशियों के भारत में व्यापार करने और भारतीयों के विदेशों में व्यापार न करने को महर्षि दयानंद देश की दरिद्रता का मूल कारण समझते थे। इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए किसी समय श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अपनी पुस्तक अंग्रेजी राज्य में भारत का आर्थिक शोषण में लिखा था, इंग्लैंड में रुई पैदा नहीं होती, इसलिए वह भारत से रुई खरीदता है और मैनचेस्टर में उसका वस्त्र बनाकर भारत में बेचता है। 1 रुपये में बिकने वाले वस्त्र में लगी रुई के 2 पैसे भारत को मिलते हैं और 62 पैसे इंग्लैंड में रह जाते हैं। उन दिनों 1 रुपये में 64 पैसे होते थे। इसलिए स्वामी दयानंद भारत के आर्थिक विकास, व्यापक दृष्टिकोण तथा सर्वांगीण उन्नति के लिए विदेशों से व्यापार करना तथा इस निमित्त उनसे संधियां करना आवश्यक समझते थे। उन दिनों विदेश यात्रा से धर्मभ्रष्ट हो जाने के फलस्वरूप स्थापित वर्जनाओं का प्रत्याख्यान करते हुए पूना में दिए गए एक प्रवचन में उन्होंने कहा था, देशाटन में अड़ंगा लगाना मूर्खता है, इतना ही नहीं अपने हाथों देश का सर्वनाश करना है। देश देशांतर व्यापार को दृष्टि में रखकर ही उन्होंने व्यापारियों को प्रत्येक देश की भाषा सीखने का निर्देश किया। देखिए संस्कृत वाक्य प्रभुत। उन्होंने अपने वेद भाष्य में यत्र तत्र अनेकत्र व्यापारियों के अंतर्देशीय स्वरूप का निर्धारण करते हुए राजा को व्यापारियों के लिए अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश किया है। व्यापारे वसति लक्ष्मी, इस नीति वचन का अनुसरण करते हुए स्वामी जी ने अपने यजुर्भाष्य में लिखा है, धन की कामना करने वाले नौकादी यानों में शिक्षित मल्लाह आदि को रखकर समुद्रादि के इस पार उस पार आ जाकर देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में व्यवहार से धन की उन्नति करे। शिल्प, उद्योग तथा आयात निर्यात का व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में शिक्षा नीति के अंतर्गत राजधर्म से संबंधित धनुर्वेद के पश्चात अथर्ववेद के उपवेद अर्थवेद का उल्लेख हुआ है। अर्थवेद ही शिल्प शास्त्र है। स्वामी जी ने उसे 6 वर्ष के भीतर पढ़कर तार, विमान, भूगर्भादि विद्याओं को जानने का उपदेश किया है। वह उपदेश करके ही नहीं रह गए। शिल्पोन्नति हेतु तकनीकी प्रशिक्षण के लिए उन्होंने भारतीय युवकों को विदेश भेजने की व्यावहारिक योजना भी बनाई। उनकी जीवनी के प्रामाणिक लेखक देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने इस प्रसंग में स्वामी जी की मानसिक दशा का वर्णन करते हुए लिखा है, जब स्वामी दयानंद देखता था कि भारत के शिल्पजीवी लोग बड़ी दुर्दशा में दिन काटते हैं, भारत की कारीगरी दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है और दूसरी ओर विदेशी शिल्पी नए नए आविष्कार कर रहे हैं, हिंदुओं के घर विदेशी वस्तुओं से सजे हुए और प्रतिष्ठा के पात्र समझे जाते हैं, तब वह सर्वत्यागी सन्यासी महात्मा हिंदुओं पर आक्षेप मात्र करके ही चुप नहीं रह जाता है, बल्कि एक शोकातुर मनुष्य के समान उसे अत्यंत दुख होता था। देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र। स्वामी जी कला कौशल के प्रशिक्षण के हेतु प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। देखिए पत्र तथा विज्ञापन भाग 1 पृष्ठ 450। वे यह भी चाहते थे कि कुछ युवकों को कला कौशल सीखने के लिए जर्मनी भेज दिया जाए, पृष्ठ 389। इस निमित्त उनका जर्मनी के प्रोफेसर जी वाइज से पत्राचार भी हुआ। प्रोफेसर वाइज ने 27 जून 1880 से 17 अक्टूबर 1880 तक 6 पत्र स्वामी जी को लिखे। उन्होंने भारतीय युवकों को जर्मनी में पॉलिटिकल इकोनॉमी, स्टेनोग्राफी, बढ़ईगिरी, लोहे का काम, कपड़े की रंगाई, घड़ी साजी आदि का प्रशिक्षण देने के लिए सहमति प्रदान कर दी थी।
वही भाग 3 पृष्ठ 87, 94 और 95 से 98। परंतु क्योंकि स्वामी जी अपने अंतरतम से विशुद्धतः जनतांत्रिक पद्धति के पक्षधर थे, उन्होंने इस योजना को लाला मूलराज आदि सहयोगियों की समिति में विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया, जहां अंततः उसे अस्वीकार कर दिया गया। वही भाग 1 पृष्ठ 403। जब इसकी सूचना प्रोफेसर वाइस को दी गई तो उसने 10 अक्टूबर 1880 को लिखे गए अपने पत्र में उक्त समिति के निर्णय की उपेक्षा करके युवकों को जर्मनी भेजने का आग्रह करते हुए लिखा कि आप कमेटी की परवाह न करें। बहुमत सदा ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं करता, चाहे उसमें का प्रत्येक सदस्य चतुर तथा तर्कपूर्ण ही क्यों न हो। यह कहावत भी है कि कई सारे रसोइये भोजन को बिगाड़ देते हैं। थोड़े दिन बाद कमेटी अपनी राय बदल भी सकती है और वह आप और मुझसे सहमत भी हो सकती है। जो धन उच्च शिक्षा पर व्यय किया जाता है वो फेंका हुआ नहीं माना जाएगा, अतः आप अपने छात्रों को मेरे पास भेजने में संकोच न करें। हम उन्हें आपकी शर्तों पर ही ले लेंगे। वेदवाणी वर्ष 41 अंक 4 फरवरी 1989 पृष्ठ 80। परंतु न तो स्वामी जी ने अपने जनतांत्रिक निर्णय को अन्यथा किया और न समिति ने अपना निर्णय बदला। परिणामतः भारतीय युवक तकनीकी शिक्षा के लिए जर्मनी न जा सके। पंडित श्री युधिष्ठिर जी मीमांसक का विचार था कि कमेटी के सदस्य हरिश्चंद्र चिंतामणि, मुंशी बख्तावर सिंह, मुंशी इंद्रमणि आदि ने अंग्रेजों के धन के प्रलोभनवश और लाला मूलराज ने अंग्रेजों के एजेंट होने से सरकारी दबाव के कारण स्वामी जी की योजना को विफल करने के लिए ऐसा निर्णय दिया। यहाँ 2 बातें विचारणीय है। प्रथम तो स्वामी जी मनु के इस सिद्धांत को मानने वाले थे कि एक अकेला वेदों को जानने वाला द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे अर्थात जो निर्णय करे वही मानने योग्य है। और दूसरे, वे इस चंडाल चौकड़ी से भली प्रकार परिचित थे। ऐसी दशा में उन्होंने स्वतः स्फूर्त तथा प्रोफेसर वाइज जैसे सुविज्ञ, निस्वार्थ और उस विषय में आप्त पुरुष द्वारा अनुमतित योजना का परित्याग क्यों कर दिया। इस घटनाक्रम का अन्वेषण अपेक्षित है। यह भी जातव्य है कि इस योजना के असफल हो जाने पर भी स्वामी जी की प्रेरणा से शीघ्र ही एक शिल्प विद्यालय की स्थापना की गई थी। यह 16 मार्च 1883 को आर्य समाज लाहौर के मंत्री जवाहर सिंह द्वारा विज्ञापित इस समाचार से स्पष्ट है। यह एक परम हर्ष की बात है कि हमारे समाज से एक शिल्पादि विद्यालय खुलने वाला है। यह हमारे देश में पहली बात होगी। बिजली, रेल, तार आदि सब कारीगरी सिखाई जाएगी। सब सामान विलायत से मंगवाया जाएगा। पुनः यह बात आप पर विदित होगी कि यहाँ पर लड़कियों का स्कूल है। 1 बरस व्यतीत हो गया। 30 लड़कियां पढ़ती है। स्कूल समाज के मंदिर के अंदर है। हिंदी में पढ़ाई होती है और दस्ताने, जुराब और गुलबंद बुनती है और कसीदा काटती है। परीक्षा पूर्वक इनाम भी दिए जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी स्वामी जी ने दानापुर के ठाकुरदास नामक घड़ीसाज से घड़ी की कला सीखी थी। अंग्रेज मूलतः व्यापारी थे। अपना व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में प्रवेश किया था। उन्होंने देखा कि दयानंद का स्वदेशी का आंदोलन उनके व्यापार को चौपट कर देगा। यह मैनचेस्टर से जुड़े हजारों लोगों के पेट पर लात मारना होगा। ब्रिटिश सरकार की दृष्टि से इससे बड़ा राजद्रोह और क्या हो सकता था। और इसके प्रेरक, प्रवर्तक एवं प्रसारक दयानंद और उसके अनुयायी आर्य समाजियों से बढ़कर उसके शत्रु कौन हो सकते थे। इसलिए उनके दमन के लिए भी उन्होंने सब कुछ किया। क्रमशः